नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 देख रहे हैं और मैं पहुंचा हूं बीजापुर हमारी खास मुलाकात के कार्यक्रम को लेकर। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही है भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री घासीराम नाग जी, इनसे हम संवाद करेंगे। बीजापुर में जो संगठन को लेकर क्या क्या काम हो रहे हैं, संगठन और सत्ता के बीच में सामंजस्य को लेकर बात करेंगे। नक्सलवाद से जूझते बीजापुर जिले को लेकर क्या क्या काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 2026 की तारीख जो डेडलाइन है आत्मसमर्पण और नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए बीजापुर में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे बीजापुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष घासीराम नाग जी से। आपका स्वागत है भैया। और मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछूंगा कि बीजापुर जैसा सुदूर इलाका है जहाँ पर विकास को लेकर काफी संभावनाएं भी देखी जाती है और चुनौतियां भी वैसी है। नक्सल प्रभावित ये जिला है, तो यहाँ पर आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं और कितनी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, पिछला सरकार जो गड्ढे खोद के गए हैं उन गड्ढे को पाटने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन सरकार की रीति और नीति से नक्सलवाद के कई संगठन टूट के समर्पण किए हैं। उससे हमको एक आशा जग रहा है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ क्षेत्र का विकास करेंगे। आज भी बैलाडीला से लेकर के गढ़चिरौली तक, सिरवेंचा तक रेल लाइन का डीपीआर सर्वे का कार्य भी होने जा रहा है और बीजापुर मुख्यालय से जितने भी ब्लॉक मुख्यालय थे, सभी जो रोड ब्लॉक पड़े हुए थे, सभी रोडों को बनाया गया है। आज बैलाडीला, बीजापुर से बैलाडीला जाना एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन आज यहाँ से बैलाडीला जा रहे हैं। बैलाडीला के नीचे के जो लोग हैं जिला मुख्यालय आ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र थे जो जिला मुख्यालय से कटे हुए थे और जिला मुख्यालय कैसा है लोगों में उत्सुकता था, देखे ही नहीं थे। लेकिन आज सरकार ने इस और गंभीरता से लेते हुए, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे आधार कार्ड की बात हो, चाहे ऑनलाइन की बात हो, इन कामों को लेकर के सभी पंचायत और विभाग को सरकार ने सौंपा है। काम बढ़िया काम हो रहा है और क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। लोग एक सपना जैसा सोचते थे आज बीजापुर कैसे देखें, कैसे जाने, लेकिन आज उनकी जो सपना है पूरा हो गया है। और जो बीजापुर के विकास की बात है, बीजापुर को एक सरकार आने के बाद 200 बिस्तर के एक हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल के लिए सरकार ने स्वीकृति राशि दी है और बहुत जल्दी धनौरा के जस्ट बगल में 200 बिस्तर का हॉस्पिटल भी बनेगा। और ऐसे कई जो शैक्षणिक संस्थाएं थे जो बंद पड़े हुए थे अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सलवाद के कारण से, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को भी सरकार ने पुनः शुरू किया है और वहाँ स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इतना प्रयास बहुत कुछ है और सरकार के द्वारा आने वाला 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का जो डेडलाइन दिया गया है, इस पे भी सरकार बहुत खरा उतर रहा है। मैं समझता हूं 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और आने वाला विधानसभा में हमारा विधायक और हमारी सरकार फिर से आएगी। बीजापुर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी पहुंच विहीन है और वहाँ के युवा जो हैं वो आज पर्यंत भी जिले तक नहीं पहुँच पाते, बड़ी कठिनाइयों से पहुँचते हैं। आप लोगों की जो सरहदें वो अबूझमाड़ का इलाका भी आता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से भी टकराता है। यहाँ पर जो इन क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो लोगों में आप सरकार के लिए भरोसा कैसे पैदा कर रहे हैं, कैसे सरकार की योजनाओं को वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, अभी जो इंद्रावती नदी ताड़ मोड़ के पास से उसको जोड़ रही है पुलिया, 2-3 ही पिलर बचे हैं। आने वाला 4-6 महीना में पुलिया भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो पुलिया कंप्लीट हो जाती है तो नदी उस पार के जितने भी ग्रामवासी है वो डायरेक्ट सरकार से मिलेगी। उनकी समस्या जो भी है, आज जैसे नदी के कारण से वर्कर नहीं जा पाते हैं, टीचर नहीं पाते हैं, लेकिन ये पुलिया बनने के बाद एक बहुत आसान उनके लिए, वहाँ तक गुरुजी भी पहुँचेंगे और गाँव के लोग भी बीजापुर तक पहुँचेंगे, मेरा विश्वास है। नक्सलवाद बड़ी चुनौती है यहाँ पर। सुरक्षा और विकास की जो संकल्प है उससे आप बीजापुर को कैसे विकसित जिले के रूप में बनाने का प्रयास आपकी सरकार द्वारा की जा रही है? नहीं, आपने ठीक कहा, नक्सलवाद यहाँ बहुत बड़ी चुनौती था, अभी भी है, मैं नहीं बोलता कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से बैलाडीला के नीचे के छोर को कैंपों के माध्यम से सुरक्षित किया गया और अभी इंद्रावती क्षेत्र में कैंप लगाकर पुलिस अपनी काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये तो पिछले सप्ताह की बात है, नंबी में पैदा होने के बाद आज तक नंबी नहीं गया था, परंतु हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ आए तो हम लोग बाई रूट नंबी गए।
वहाँ के लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, कई लोगों को जमीन के पट्टे भी गृह मंत्री जी के द्वारा दिया गया। नक्सलवाद बहुत बड़ा दंश था, लेकिन आज जिस तरह से सरकार की इच्छा शक्ति से नक्सलवाद खत्म होने की ओर अग्रसर है, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 2026 तक है। और विकास तो होते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन विकास बहुत अच्छा होगा। जिस तरह से बेलाडीला क्षेत्र में विकास हुआ है, ऐसे ही हम पटनम से लेकर के कुटरू एरिया में भी करेंगे। नक्सलवाद थोड़ा सा है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, अभी ख़त्म हो जाएंगे। संगठन की अगर बात करें तो सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बिठाने का काम आप किस तरह कर रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आरोप लगाते हैं कि हमारी अनदेखी होती है, और कई ऐसे लोग हैं जो सत्ता आने का इंतजार करते हैं लेकिन उनको उचित लाभ और नहीं मिल पाता है। इस विषय पे क्या आप कहेंगे? देखिए, संगठन बहुत बड़ा है, संगठन में थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, लेकिन मैं किसी भी कार्यकर्ता को अनदेखा नहीं करता हूँ। सबको, सबके साथ सबका विश्वास, इसी पैरल पे मैं काम करता हूँ। हाँ, कहीं किसी को अगर थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं मेरे बनने के बाद से। यही कारण है कि उन्हीं की मेहनत से, पार्टी के रीति और नीति से, पार्टी के जो योजना है उसके माध्यम से हमने तीसरी सरकार भी यहाँ बनाने में कामयाब हुए। आज़ादी के बाद आज तक इतनी बड़ी पैमाने में तीसरी सरकार ना कांग्रेस बनाई थी ना बीजेपी बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने बनाया। इससे मुझे, मेरे कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, उनकी जुनून, उनकी जज्बा मुझे मालूम है। कुर्बानियाँ होते रहती हैं, फिर भी हमारे कार्यकर्ता चुनाव के समय बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं मेरे कार्यकर्ताओं को। जैसे कि अभी वर्तमान में भी बीजापुर में कांग्रेस के विधायक है, और पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी विधायक कांग्रेस की थे। ऐसा जो देखा गया पूरे प्रदेश में कि भाजपा की लहर है और कई विधायक उसमें जो जीत कर आए, लेकिन बीजापुर में आप लोगों से कहाँ ऐसी कमी रहेगी जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों ने विधायक नहीं बना पाया? कमी नहीं था, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून के साथ काम किया। हमारे प्रत्याशी भी बहुत अंदरूनी क्षेत्रों तक जाके प्रचार प्रसार किए। कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस के तत्कालिक एसपी और कलेक्टर ने हमारे कैंडिडेट को हराने का काम किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हमारे आदरणीय गागड़ा जी आज इस क्षेत्र के बहुत बड़े चेहरा के रूप में उभर के आते, कहीं ना कहीं मंत्री का पद उनको मिलता। ये बहुत दुख की बात है। पूर्व सरकार के जो कलेक्टर और एसपी थे उन्हीं के द्वारा इनको जबरन हराया गया है। डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी चल रही है। कितनी मोदी की गारंटी जो है बीजापुर में आपको पूरी होती दिख रही है? देखिए, बीजापुर में जितने भी काम है, सेंट्रल की योजनाएं हैं, यहाँ कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने की बात उन्होंने कही, और कहीं ना कहीं हर पंचायत में प्रधानमंत्री जी का आवास का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है, हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क के काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा पैमाने पे चल रहा है। इससे हमको विश्वास है मोदी जी का गारंटी पक्का है। क्या लगता है कि जो 2026 की तारीख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तय की है, 31 मार्च 2026, बड़ा सपना है ये भारतीय जनता पार्टी की, नक्सलवाद बस्तर से पूरा उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लगता है आपको कि ये सपना साकार हो पाएगा? जब गृह मंत्री जी ने ये डेडलाइन जारी की, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, इतनी कम समय में उनको समाप्त कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी नक्सल के बड़े बड़े लीडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि गृह मंत्री जी का कथनी और करनी 2026 तक बिल्कुल 100% यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार ऑपरेशन किए जाते हैं और कई बार देखा जाता है कि बड़े नक्सली इसमें मारे जाते हैं, और इस दौरान आरोप भी लगता है कि निर्दोष ग्रामीण भी मारे गए। इसमें कितनी सच्चाई होती है जिलाध्यक्ष जी? देखिए, ग्रामीण मारे जाते हैं मैं नहीं कहता, अगर नक्सली मरते हैं तो ग्रामीण को नक्सली के पास क्यों जाना चाहिए रहता? कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी काम को लेकर के, चाहे उनका सामान का लेकर के, उनका कुछ सामान पहुंचाने को लेकर के उनके बीच रहता है। उसी मोमेंट में अगर फोर्स पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती है। नक्सली के साथ तो क्यों उसी जगह पे वही क्यों मारा जाता है, बाकी अन्य लोग क्यों नहीं मारा जाते? कहीं ना कहीं नक्सली का संदेश वाहक हो सकता है, उनका सामान दोहक हो सकता है, ऐसी कारण से ही मारे जाते हैं। रोजगार को लेके यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को रोजगार देने के लिए आपकी सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति को आप सरकारी जॉब तो दे नहीं सकते हैं,
तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सरकार के द्वारा जो डेवलप करना चाहिए, आप सही कहे कि हर किसी को नौकरी दिया नहीं जा सकता, फिर भी सरकार प्रयासरत है। अभी एक बस्तर बटालियन, सीआरपीएफ बस्तर बटालियन का एक भर्ती चल रहा है। अभी 5000 शिक्षकों का भर्ती होगा, इसके बाद जस्ट बस्टर फाइटर का भर्ती होगा। लेकिन आपका कहना कहीं ना कहीं लाजिम है, या स्थानीय स्तर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, चाहे ट्रैक्टर मैकेनिक हो, चाहे कर्मकार के मैकेनिक हो, ऐसे कई चीज़ों का प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आने वाले भविष्य में ऐसे जगह से प्रशिक्षित युवा बेरोजगार कहीं ना कहीं अपना काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। बतौर जिला अध्यक्ष आपके द्वारा ऐसी क्या स्कीम लाना चाहिए, क्योंकि आप भी एक आदिवासी चेहरा है यहाँ पर, आदिवासियों के हित के लिए सरकार को क्या काम ऐसा करना चाहिए जिससे वाकई में बीजापुर के आदिवासी भाइयों का हित हो सके? इसके लिए तो मैं बस इतने सरकार से कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो स्थानीय स्तर की भर्ती स्थानीय स्तर पे हो, क्योंकि नक्सलवाद के दंश से यहाँ के एजुकेशन और बाहरी एजुकेशन में अपन अगर तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं 50-50 का अंतर मिलेगा। यहाँ के स्थानीय बेरोजगार गरीब माँ बाप जिस स्कूल शालाओं में पढ़ाते, वो बाहरी दूसरे जिलों के बच्चों के साथ उनका कंपटीशन करना मुश्किल है। मैं सरकार से बस इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि नक्सल प्रभावित बस्तर जिला में स्थानीय भर्ती हो, स्थानीय भर्ती के माध्यम से यहाँ रोजगार बेरोजगार को मिले। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। घासीराम जी, ये तो नक्सलवाद और विकास की बात हो गई। अब मैं आपसे छोटा सा सवाल लूँगा आपके व्यक्तिगत करियर को लेके, क्योंकि राजनीति करना खासकर बस्तर में आसान नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी एक जो नक्सलवादियों के हमेशा टारगेट पे रहती है, तो और सुदूर इलाका आपका जिला काफ़ी नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला, आप कैसे इस राजनीति पेशे में आए? मैं 13 साल का उम्र था, मेरे मामा जी राजनीति से बिलोंग करते थे, उन्हीं के माध्यम से मैं धीरे धीरे आते गया। मुझे 6 नौकरियां मिली, परंतु पता नहीं मेरे को राजनीति करना था शायद, तो नौकरियों को छोड़ के मैं राजनीति में आया। सबसे पहले किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था, उसके बाद जिला संगठन में 2 बार भाजपा जिला उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद पिछला दायित्व था मेरा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष का। साथ में मैंने 3 बार इलेक्शन लड़ा, तीनों बार मैंने जीता नगर पालिका पार्षद के लिए, और 1 बार मैं यहाँ का उपाध्यक्ष भी रहा। मेरा राजनीतिक अनुभव ऐसा है कि यहाँ करने के लिए आदमी को बहुत कुछ है नेता लोगों के लिए, परंतु कुछ लोग हैं करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। हर तरह से लोगों की एक आस बंधी हुई स्थानीय नेताओं से, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ कमी दिखता है, मुझे खटकता है। लेकिन मेरा प्रयास है मेरे शासनकाल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे से बड़े काम हो। जैसे मैं आने के बाद ही रेल लाइन की बात हुई, मैं आने के बाद ही 200 बिस्तर हॉस्पिटल की बात हुई, मेरे आने के बाद ही एक बहुत ज़्यादा गंभीर जहाँ से नक्सली अपना अड्डा बनाए थे वहाँ पुलिया निर्माण की बात चल रही है। ऐसे बड़े चीज़ हैं जिनको मैं सरकार को अवगत करते रहता हूँ, और हमारे जो मंत्री सांसद जी आते हैं उनसे भी मैं इस तरह का चर्चा करते रहता हूँ। बाकी इसमें यहाँ राजनीति करना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। लगातार जो है स्थानीय लोग इसमें उनको रोजगार देने का बात सरकार करती है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो सर कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आपके समय का एनएमडीसी आप ही ने लगाया, आपने कितने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिए? पूरे आपका हैदराबाद से लेकर के बाहर के लोगों ने आपने वहाँ सभी को नौकरी दी। स्थानीय बेरोजगार तो पहले से नहीं है। रहा सवाल स्थानीय बेरोजगारों को किस तरह से रोजगार दिया जाए, उसके लिए अभी हमारे सांसद जी ने वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर बना करके स्थानीय बेरोजगारों को कैसा प्रशिक्षित किया जाए और कैसे चयनित किया जाए, उस पर हमारे सांसद जी गंभीर हैं। रहा सवाल एनएमडीसी के अलावा 2 खदानों को और दिया गया। हमारी सरकार का मानना है कि स्थानीय बेरोजगारों को कैसा रोजगार दिया जाए। ऐसे 2 खदान अगर शुरू हो जाएगी तो स्थानीय बेरोजगारों को कई रोजगार मिल जाएगा। इसी मकसद से हमारी सरकार ने अन्य 2 खदानों को लीज पे, अन्य 2 कंपनियों को लीज पे दिया है। अभी जैसे नगरनार की मैं बात करूं तो नगरनार में जो है खनन, यहाँ का बस्तर का लोहा बस्तर से ही उसका प्रोडक्ट बन के अन्य प्रदेशों में जाना शुरू हो गया है। कितना
विकास में वो सहायक हो रहे हैं बस्तर के? मैं इसके लिए तो बस इतना ही कहूँगा, लेकिन जैसे नगरनार में स्टील प्लांट खुला, वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिला, और जो हमारे यहाँ की लोहा बाहर जा कर के वहाँ से तैयार होकर फिर वापस आती थी, उस पर कहीं ना कहीं दर ज़्यादा रहता था। अभी स्थानीय स्तर पे तैयार हो रहा है तो लोहा की जो हमको रेट है उसमें भी कमी आ गई है। अभी तो जीएसटी के बाद लोहा और ज़्यादा कम हो गया है। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। आप लोग जीएसटी उत्सव मना रहे हैं नाथीराम जी, कितना फायदा हुआ? क्योंकि आरोप भी लग रहा है कि इन्होंने ही चालू किया था, यही उत्सव मना रहे हैं। ये वाकई में क्या जनता को फायदा हो रहा है? जहां भी जाके आप जीएसटी के बारे में जनता को बोलेंगे तो जनता खुल के बोल रहा है जीएसटी से हमको बहुत फायदा हुआ। जो 28% जीएसटी लगता था वो सीधा सीधा 18 में आया, जो 18 था वो सीधा सीधा 5 में आया, जो 5 था सीधा सीधा 0 हो गया। कहीं ना कहीं जनता के लिए लाभ ही तो हुआ है, इसीलिए हम जीएसटी उत्सव मनाएं। लोगों को किस चीज़ में क्या बेनिफिट हो रहा है, कहाँ कितना छूट हो रहा है, घरेलू उपयोग की चीज़ों में, हमारे जो गाड़ी घोड़ा की चीज़ों में, दवा दारू की चीज़ों में कितने % का हमको छूट मिला है, इसको हम लोग एक जीएसटी उत्सव के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किए। बीजापुर जो जिला है वो जिला तो एक तरह से जाएगा अभी शिशु अवस्था में। ये विकास के रास्ते पे बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे ऐसी आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मल्टी स्पेशलिस्ट अगर हॉस्पिटल हो तो यहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। बड़ी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ कॉलेज हो तो उनको बच्चों को उचित जो शिक्षा की आवश्यकता है वो हो, बच्चों को उचित ट्रेनिंग मिल सके, जिसका कौशल उन्नयन के लिए ऐसे क्या प्रयास आप लोग के द्वारा किए जा रहे हैं जिससे बीजापुर के लोगों को उसको उचित लाभ मिल सके? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बहुत गंभीरता से आते हुए उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए यहाँ शुरुआत कर दी है। नर्सिंग ट्रेनिंग भी चालू है, और जो आपके द्वारा कहा गया मल्टी हॉस्पिटल होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने 150 से 200 बिस्तर की हॉस्पिटल नया, जो यहाँ जगह छोटा हो रहा था, इसको नया करके अभी धनौरा के पास कम से कम 1600 एकड़ ज़मीन सरकार को मिला। उसमें से जितना सरकार को हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत है उतना ज़मीन लेकर के वहाँ बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल तैयार की जाएगी। वो हॉस्पिटल अगर तैयार होती तो यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उसका लाभ लेंगे। रजत जयंती मना रहा है पूरा छत्तीसगढ़ अभी, और जिसमें जो है आप लोग के पूरे जो आला नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसके अलावा बस्तर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, हर जगह बच्चे जो हैं उसमें भाग ले रहे हैं। रजत जयंती में से छत्तीसगढ़ को फायदा क्या हो रहा है, और बस्तर ओलंपिक से यहाँ के युवाओं को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, रजत जयंती से छत्तीसगढ़ को ये फायदा है कि सेंट्रल की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, कल तक रुकी हुई थी कांग्रेस की सरकार में, उन योजनाओं को सेंट्रल के मिनिस्टर, सेंट्रल के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी छत्तीसगढ़ में लॉन्च करने जा रहे हैं। और रहा सवाल बस्तर ओलंपिक की बात, बस्तर ओलंपिक आने वाले बीता वाला 5 साल में लगभग शून्य था। कई अंदरूनी इलाकों के युवा जो किसी ना किसी, चाहे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में दक्ष थे, लेकिन वो अपने हुनर को दबा के चल रहे थे। आज जिस तरह से सांसद बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हम लोगों ने पंजीयन करने के लिए शुरुआत की, तो आज बढ़ चढ़ के अंदरूनी क्षेत्र से बैलाडीला के नीचे तक के बच्चे, मैं पिछले 27-28 तारीख को गंगालूर गया था, वहाँ मैंने देखा इतनी ज़्यादा उत्साह बच्चों में, इतना ज़्यादा उमंग मैंने पहली बार देखा। इतने अंदरूनी क्षेत्र में भी इतने खेलों में बच्चे भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे लोगों की जो बाहरी इलाका देखने का जो मनसा है, यहाँ से जीत के जाएंगे, दूसरे इलाके में जाएंगे, वहाँ से चयनित होंगे, फिर संभाग में जाएंगे, संभाग से चयनित होंगे, फिर राज्य में जाएंगे, राज्य से सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर और प्रदेशों में भी जाएंगे। ऐसा मेरा आशा है, और होगा, ये जरूर होगा। जिस तरह से बच्चों का उत्साह मैंने देखा, ये संभव है, पॉसिबल है। अभी आपके लगातार जो विधायक रहे पूर्व में महेश गागड़ा जी, वो लगातार 2 बार से करारी शिकस्त उनको मिली। अब आने वाले समय में विक्रम मंडावी एक दमदार चेहरा है यहाँ पर बीजापुर में विधायक के रूप में, उनके सामने में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे चेहरे हैं जो उनको टक्कर दे पाएंगे
और आने वाला 2028 की जो लड़ाई है उसमें जीत कर बीजापुर से विधायक बनेंगे? ये तो आने वाला विधानसभा में पार्टी तय करेगी, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए संगठन एकजुटता के साथ हम काम करेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ दावा करता हूँ कि आने वाला 2028 का इलेक्शन हम बीजापुर से विधायक, चाहे हमारी पार्टी जिसको भी देगी, हम जिता के देंगे। हम भी चुपचाप नहीं बैठे, अंदरूनी क्षेत्र में हमारे भी पहुँचे, हम भी लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उमंग के साथ एक जुनून दिख रहा है। वो जुनून कहीं ना कहीं 28 में दिखेगा। माओवाद की जो पुनर्वास नीति चल रही है, कई ऐसे माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए जो पुनर्वास नीति है, उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं, जो उनको काम देना, रोजगार देना, उनको एक जगह व्यवस्थित रूप से लाकर रखना, वो कितना प्रभावी तरीके से जिले में चलाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से नक्सलवाद का पुनर्वास नीति है, सरकार ने स्पष्ट किया और इस ओर सभी एसपी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को आदेश दिए। उनकी नाश्ता से लेकर उनके दोपहर का भोजन से लेकर शाम तक का भोजन एक मेनू तैयार किया गया, उस मेनू के अनुसार उनको दिया जा रहा है। और जो जिस चीज़ की दक्षता लेना चाहता है, चाहे राजमिस्त्री की हो, मैकेनिक की हो, मोटर मैकेनिक की हो, और कोई भी हो, जो वो चाह रहा है उस पर उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और एक हॉस्टल है, हॉस्टल में उनको रखा जा रहा है। उनके समुचित विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और उनका हर चीज़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी लोग बुनियादी सुविधाओं को लेके उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आपकी सरकार उन इलाकों के लिए क्या प्रयास कर रही है? क्योंकि हमने देखा कि आपके जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, सीएम साहब खुद हैं, और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी लगातार बीजापुर के दौरे पे रहते हैं। तो क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और उनको वो कब तक सुविधाएं मिल जाएंगी? देखिए, जो 35 से 40 साल जो इस क्षेत्र का विकास को नक्सलियों के द्वारा रोका गया था, आज़ादी के बाद से आज तक अंदरूनी क्षेत्रों में ना कांग्रेस की सरकार पहुंची थी, ना बीजेपी की सरकार पहुंची थी। आज इतनी जल्दी हम उन परिकल्पनाओं को लेकर के अंदरूनी क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा अभी कुछ क्षेत्रों में तो हुआ है, परंतु कुछ क्षेत्रों में कैंप लगने के बाद बिल्कुल सरकार के द्वारा उस तरह जो चीज़ की वहाँ की मांग की जाएगी उस चीज़ को किया जाएगा। और एक अभी सरकार के द्वारा एक योजना हर पंचायतों में लॉन्च की जा रही है। उसमें कुछ वहाँ के सरपंच और कुछ हमारे शासकीय कर्मचारी उस क्षेत्र में धरातल में जो चीज़ चाहिए वहीं से वही चयनित करेंगे और वही काम उनको वहाँ दिया जाएगा। ऐसा भी सरकार की योजना चल रही है। अभी तो बीजापुर में आपका वर्तमान में विधायक नहीं है, और जो जिला प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, कलेक्टर, सीओ और भी आला अधिकारी हैं, उनके बीच में आप लोग कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? क्योंकि जो जनता को काम चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं ग्रामीण, तो आप इस बीच में कैसी कड़ी बन के काम करते हैं? जहाँ से भी समस्या जो आती है जनता के द्वारा मेरे पास, लिखित या मौखिक, उसको मैं कलेक्टर साहब के साथ बैठता हूँ, कलेक्टर साहब को उनको अवगत कराता हूँ, इस जगह पे ये समस्या है, इस समस्या को कैसी न कैसी करके उसको निजात करना चाहिए। मैं जैसे समस्या को रखता हूँ, कलेक्टर साहब उस क्षेत्र के अधिकारी को तत्काल बताते हैं इस क्षेत्र में ये समस्या है, तत्काल आप जा कर के देख के आइए। देख के आ रहे हैं, अगर बहुत ही एकदम अति आवश्यक है तो उस पर काम कर रहे हैं कलेक्टर साहब भी। बहुत सारे जो आपकी इंद्रावती नदी के पार के इलाके हैं जहाँ पर बड़े पुल की आवश्यकता होती है, और उस नदी के पार के बहुत सारी ऐसी बसाहट है जो बारिश के समय में एक तरह से जो मुख्य धारा है उससे कट जाते हैं। उस दौरान अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है या फिर किसी अन्य संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग किस तरह का प्रयास करते हैं उनको सुविधाओं पहुंचाने के लिए? बरसात के समय उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नगर सैनिक के माध्यम से सरकार अलर्ट रहती है। जब भी कोई चीज़ की सूचना मिलती है तो नगर सैनिक के माध्यम से नाव से जाते हैं, लाते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, इधर ताड़ मोड़ के पास एक इंद्रावती में पुल बन रहा है और एक कुटरू में। पिछले समय वहाँ के कुटरू के ठेकेदार ने काम में बहुत धीमी लाई, उसको ठेकेदार को निरस्त करते पुनः उसके टेंडर किया गया है। टेंडर प्रोसेस अभी हो गया है, अब बहुत जल्दी उस क्षेत्र में भी काम और इंद्रावती नदी का पुल बनेगा। तो दोनों पुल बनते हैं तो उसके बाद फिर लगभग समस्या खत्म हो जाएगी। आपका इलाका इंद्रावती नदी से जुड़ता है और इसमें रेत की जो है तस्करी की बात
विपक्ष आरोप लगाता है, कितना सही है? और अगर तस्करी हो रही है तो आपकी सरकार उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है? मैं तो सीधा यही बोलना चाहूँगा, तस्करी किसको बोलते हैं? विधायक जी के शासनकाल में, उनके 5 साल के शासनकाल में आपने किस मापदंड के माध्यम से उस ठेकेदार को आप रेत खनन करने का आपने अधिकार दिया? आज उसी ठेकेदार उस डंप रेत को दूसरे को बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उससे संलिप्त थे। कल तक जो विधायक रेत माफिया, रेत चोरी के बात कर रहे थे, आज ऐसे क्या आ गया कि 15-20 से 1 महीना से एक भी शब्द उनके रेत माफिया के खिलाफ नहीं निकला। मुझे ये सब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ दोनों की सांठगांठ में था, तो पूरा हो गया होगा, इसलिए बंद है। रेत का खदान की जो लीज थी उनकी सरकार के समय, हमारी सरकार के आने के बाद तो अभी टेंडर प्रोसेस चलेगा ना। तो पहले सरकार के किस मापदंड के माध्यम से उस ठेकेदार को आपने रेत खदान लीज में दिया था? किस मापदंड के साथ उस ठेकेदार ने वहाँ एरिया में डंप करके रेत को रखा था? ये उनकी समस्या है। अंतिम इस कड़ी में चर्चा में मैं भी आपसे पूछूंगा कि जो नक्सलवाद में अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी समर्पण नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? उसके अलावा जो अंदरूनी क्षेत्र के युवा हैं, उन लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए आपका क्या संदेश है जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए? उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं बस नक्सलियों से यही कहना चाहता हूँ, हमारे परमादरणीय गृह मंत्री जी ने जो 2026 का डेडलाइन जारी किया है, अगर ये उस डेडलाइन से पहले समर्पण करते हैं, शासन की मुख्य धारा से जुड़ते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। और नहीं जुड़ते हैं तो फिर वो डेडलाइन यथावत रहेगा और कहीं ना कहीं नक्सली मारे जाएंगे। उसके पश्चात मैं ये सिर्फ ये चाहता हूं कि वो आए, जो बचा जीवन सकुशल अपने परिवारों के साथ जिए, समाज के लिए कोई संदेश छोड़े। नक्सली एक विचारधारा है, लोगों का मारना काटना और पैसा उगाना, ये उनकी मंशा है। ऐसे मंशा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी मैं इस मंच के माध्यम से उनको आह्वान करता हूँ, आए, सरकार की रीति और नीति से जुड़े और आत्मसमर्पण करें और समाज के मुख्य धारा से जुड़े। रहा सवाल अंदरूनी क्षेत्र के बेरोजगारों की बात, सरकार ने इसके लिए बहुत सारे उनके प्रशिक्षण के केंद्र को शुरू किए हैं। उनके प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। और सरकार कृषि, मिर्ची ऐसे क्षेत्र में भी, अपने पश्चिम उत्तर क्षेत्र में बहुत सारे एनिकेट्स हैं जिनका मैंने पिछले प्रवास में मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी से भी मैंने रात्रिकालीन में 2-3 घंटा चर्चा किया। उन एनिकेटों में अगर सोलर ऊर्जा के माध्यम से हम किसानों को सोलर ऊर्जा दें, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लेबर जाकर के तेलंगाना में मिर्ची का अच्छा फसल कर रहे हैं, अच्छा वहाँ के पूंजीपतियों को लाभ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उनका उपयोग होगा। और इसके माध्यम से जो पलायन की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, वो पलायन भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अंतिम चर्चा में, जैसा कि आपने सुना कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ घासीराम नाग जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बीजापुर में किए जाने वाले विकास के कार्य और जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में हमारी विस्तृत चर्चा हुई। और नक्सलवाद से जूझते इस बीजापुर जिले में होने वाली सकारात्मक बदलाव का जो काम किया जा रहा है उसको लेके हम विस्तृत चर्चा किए। और हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए TV24।